Assalamualaikum, grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And what we are going to do today? I'm not going to tell you this at once. I'm going to ask you a simple question. Are you meticulously and diligently following your revision schedule? Because by now, I expect each and every one of you to have your revision schedule. You are in 10 and you cannot afford to waste a single second, let alone minutes and days. So design a revision schedule and follow it meticulously. Let's start today's lesson without further ado. Let's find out, let's discover what today's lesson is all about. Ji beta, what is the board telling you? And to my bitiyas as well. So what is the board describing you? Board is describing you that you are going to do the objectives of unit 7. Little by little, one walk far. And it's unit 7, page number 79 to page number 90 of your textbook. We have done the translation, we have done the question answers and the grammar part. Only the objectives and the writing skills were left, which I'm going to do today. Why are we doing objectives since they are not in the book? We are doing that because we don't want to lose any marks. ठीक है? हम कोई भी marks lose करने नहीं चाहते, इसलिए we are doing the objectives. Yes, they are not in the book, but I have brought them specifically for you guys. ठीक है? कोई लूप होल ना छूटे, कोई कहीं भी मार्क्स लूज करने का कोई चांस ना मिले. ऑब्जेक्टिव्स आपको अटेंड करने होते हैं अपनी बबल शीट पे. आपकी बबल शीट कुछ इस तरह से होती है, उसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं, और उन कॉलम्स और रोज के अंदर आपके सर्कल्स होते हैं. ठीक है? A, B, C, D और 1, 2 इनके अंदर, और आपने इन सर्कल्स को उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स के अकॉर्डिंगली कलर करना होता है. ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उस बबल को कलर करना होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का है उस बबल को कलर करना होता है. लेकिन एक चीज आपको लाजमी याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन के 2 बबल्स कलर कर दिए, ठीक है, और फिर एक आपने क्रॉस कर दिया, ब्लैंको यूज कर लिया, वाइट फ्लूइड यूज कर लिया, तो बच्चे आपकी बबल शीट स्कैन होती है और स्कैनर ने उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर देना है. राइट? तो अपने आप को मत सजा दो, अपने आप को मार्क मत करो. पहले ऑब्जेक्टिव्स पेपर पे सॉल्व करो और फिर बबल शीट पे. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, विल वी हैव इनफ टाइम? Yes, you will if you will practice it accordingly. ठीक है? पहले से ठक 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 साथ बबल शीट अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, अपने आप को मार्क करोगे. पहले फटाफट ऑब्जेक्टिव्स मार्क करो और उसके बाद बबल शीट के ऊपर कॉपी डाउन कर लो मेटिकुलसली, बहुत डिलीजेंटली, बिल्कुल लापरवाही नहीं चाहिए. ठीक है? चलो, ये तो हो गया मेरा बच्चा बबल sheet की explanation and how to solve the bubble sheet. Let's move on to the first question that is on the board. That is choose the correct spelling. मैंने multiple spellings लिखी हैं, 4 options हैं हर एक की, यानी A, B, C, D. इस तरह का 1 या 2 सवाल आपकी बबल शीट में आ जाता है, ज़्यादा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता. लेकिन हमने ये करेक्ट स्पेलिंग इसलिए करनी है कि हम जितने भी मार्क्स हैं इसके वो लूज ना करें. तरीका क्या है? सिंपल, इसको वोकैबुलरी बैंक में ऐड करो, डिक्टेशन दे दो, स्पेल चेक दे दो. ठीक है? अपना डिक्टेशन दे दोगे, अपना स्पेल चेक दे दोगे आपके टीचर को, आपके बहन भाइयों को, मम्मा को, बाबा को, ये खुद ही कर लोगे. ठीक है? आपके ये मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे. तो लेट्स डू दीज चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. और आपने क्या करना है कि सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग को नोट डाउन करके और उसका डिक्टेशन दे देना है. सक्सेसफुल की क्या स्पेलिंग है? SUCCE सिंगल L, SUCCE डबल S, SU सिंगल C डबल S या सिंगल C सिंगल S एंड डबल L. याद रखो, जब भी फुल होगा ना,
किसी भी वर्ड के एंड में अलहदा से फुल नहीं, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, उसमें सिंगल एल होगा, डबल एल कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाह रहे हो कि फुल लाइन या फुल लेंथ, तो उसमें डबल एल होगा, क्योंकि फुल वो एक अलहदा वर्ड है। लेकिन जब भी आपका सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ ऐड हो के उसको फुल बना रहा है, तो उसमें सिंगल एल होगा, राइट। तो इसकी स्पेलिंग है करेक्ट, SUCCESSFUL. Which is the correct spelling of academic? ACADEMIC. ठीक है। Positive. This is the positive. The positive attitude you should have towards life. POSITIVE. Excellence. The excellence you are supposed to have in your academics. EXCELLENCE. Excellence. And the couple of years, these ones, 9th and 10th, very significant in your life. COUPLE, couple. Career, CAREER, career. ठीक है, खरारे, career या खरारे. This is not correct, any one of them. And this is the participant who participates in activities. PARTICIPANT. Participant. And priority. Your first priority should be your family. And before that, your farais, right? PRIORITY, priority. And earned. You should earn good grades in order to meet the challenges of life. EARNED, earned. And the last is contest. Participate in all the contests, the competitions. They are going to give you confidence, right? CONTEST. Contest. ये कितनी स्पेलिंग्स हैं? ये 10 स्पेलिंग्स हैं. मैंने सर्कल कर दी हैं और प्रिंट स्क्रिप्ट में लिखा है खुला खुला, स्पेल आउट भी किया है. इनको नोट डाउन करो और इनका डिक्टेशन लो जब तक कि मैं चलती हूँ नेक्स्ट सेट ऑफ स्पेलिंग्स के लिए. Next is academy. How many of you go to academies? Should not. Be attentive in your classroom. If you are attentive in your classroom during the lectures, you won't need any help, right? Academy, ACADEMY. This is the correct academy. Excel. How many of you excel in the art of, which art I'm speaking about? Find it yourself. So excel is EXCEL, excel. And the last word is motivation. And the correct spelling of motivation is MOTIVATION, motivation. This is the correct spelling of motivation. ये जो आपका unit है, unit 7, it's all about motivation. This unit is giving you the motivation to take small steps and you can go far. You reach for the skies and you may fall among the stars. ठीक है, तो ये एक मोटिवेशनल क्रिएटिव राइटिंग है, ये एक मोटिवेशनल स्पीच है जो आपको एज यूनिट 7 आपकी बुक में दी गई है, जो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपने इसको पढ़ के मोटिवेट होना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है MCQs. M for multiple, C for choice, Q for questions. You have multiple choice questions in your objective paper और उसमें आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना होता है. पहले है आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड और उसके बाद है आपकी ग्रामर बेस्ड. तो सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं. कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? The developing positive outlook has given the author the motivation he needs to become dash. What does the author want to become? What is the choice? What is the wish of the author? He wanted to become successful.
neither he wanted to be famous, nor he wanted to be wealthy, nor the winner. He wanted to be successful. The last couple of years have been a long bumpy ride. वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो long bumpy ride है इसके मायने आप बताएं. For me as they have for everyone. ठीक है, long bumpy ride की क्या मतलब होगा? Easy time, hard and challenging time, leisure time या good time. When you say it was a long bumpy ride, you say that it was a hard and challenging time. जब आपका एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त होता है तो आप उसको कहते हैं हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम. मोटिवेशन का क्या मतलब है? मोटिवेशन का मतलब है मूवमेंट, इंस्पिरेशन, इफेक्शन या इन्वेंशन. मोटिवेशन का मतलब है इंस्पिरेशन. यू गेट मोटिवेटेड फॉर समथिंग व्हेन यू आर कंपेल्ड और यू आर टोल्ड टू डू सो. ठीक है, आप मोटिवेट होते हो किसी की बहुत अच्छी बातें सुन के, किसी की सक्सेस स्टोरी सुन के, किसी की हार्डशिप्स को फेस करने की हिम्मत सुन के. सो इट्स इंस्पिरेशन. Motivation is inspiration. Then, how long has he lived in Karachi? You have to find out the tense of this sentence. अब ये present indefinite tense, present tense तो है लेकिन indefinite नहीं है, is MR नहीं है. Present perfect, has है, इसका मतलब present perfect है. Continuous, verb में ing है, नहीं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी है, नहीं. सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसमें हैज मौजूद है. ठीक है, परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है? प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव. ठीक है, तो ये हैज है. दिस इज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ MCQs. But before moving on over there, you must have seen कि यहाँ तक तो आपके comprehension MCQs थे और ये जो tense वाला MCQ है ये आपका grammar का MCQ है, इसीलिए इसका number 1 है. Let's move on to the second MCQ. जी, यहाँ पर आपका underline है everyone और आपने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है. डेफिनेट, इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव या पर्सनल. जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो ही, शी, आई, मी, माय ये होते हैं. जो रिफ्लेक्सिव होते हैं उनके एंड में एस डला हुआ होता है. माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. ठीक है, ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है. इनडेफिनेट वो प्रोनाउन होते हैं जिनके सब्जेक्ट अननोन हो. अब सिंस वी आर रिफरिंग टू एवरीवन, we don't know who the subject is. हमें सब्जेक्ट का मालूम तो है नहीं, इसलिए we are referring to that specific person, to that specific number of people as each and every one. Identify the indefinite pronoun in the following. नीचे आपके number of pronouns दिए हुए हैं और आपने उसमें से indefinite pronoun identify करना है. those का सब्जेक्ट हमें मालूम है, his का सब्जेक्ट हमें मालूम है, either का सब्जेक्ट हमें मालूम है. कोई से भी दो लोग हैं उनमें से एक की बात हो रही है, लेकिन somebody का सब्जेक्ट हमें नहीं मालूम है. somebody कोई इंसान. अब who is that specific somebody हमें नहीं पता, तो इसीलिए ये आपका indefinite pronoun है. Alia has not dash in the airplane before. अब dash in the airplane before हैज है. ठीक है, तो हैज के साथ लगता है वर्ब का पार्टिसिपल. ना वो फ्लाई है, ना वो फ्लू है, ना वो फ्लाइंग है, वो है फ्लोन. पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज फ्लोन, राइट. नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी. और ये मैनी आपका अंडरलाइन हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैनी कौन सा प्रोनाउन है. Definite, reflexive, indefinite, personal. By this time we have become a pro in finding out the indefinite pronoun. We know that many is referring to any. ठीक है, उसका कोई specific subject नहीं है, तो ये आपका हो जाता है बेटा indefinite pronoun. Mathematics is too hard for some.
सम आपका अंडरलाइन है और आपसे ये कहा गया है कि आप इसमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करें। सम का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सम आपका क्या बन गया? सम आपका बन गया बिट्टो इनडेफिनिट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ही, शी, हिज, हर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यूजुअली वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके अंदर माई सेल्फ लगा हुआ हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है। और डेफिनेट प्रोनाउन जिनका सब्जेक्ट नोन हो, राइट। तो इट्स इनडेफिनिट बिकॉज इसका सब्जेक्ट हमको नोन नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर ए इज आस्किंग यू टू राइट डाउन द प्रीसी ऑफ पैराग्राफ 2। अब प्रीसी ऑफ पैराग्राफ 2 जो हमने लिखना है, सिंपल हमने जो उसने पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन किया है उसको सिंपल वर्ड्स में रिकैपिचुलेट कर देना है, समराइज कर देना है, छोटा छोटा करके लिख देना है। The author is saying that as a student he had been an active participant of all the co and extracurricular activities that had taken place in his school. He had participated in each and every event of the school, and there are a few events that are described in paragraph 2 which you can write, like the quiz competition, the geography competition, and there are a few more. You can refer back to your paragraph 2. And he has won awards in those specific competitions as well. Apart from that, he had participated in the reading clubs, especially the one which says read with a friend. So he had been an avid participant of that reading club, read with the friends. And after that, he had gone for an internship in one of the schools nearby, where he read to students from kindergarten to grade 5. This is all the précis of paragraph 2. Writing skills, second question is essay on co-curricular activities preparing students for the future. अब इसमें आप co-curricular activities list down नहीं करनी, ठीक है। आपने इसमें क्या बताना है? आपने इसमें ये बताना है कि what is the significance of co-curricular activities as far as preparing them for their future. तो आप इसको जब लिखेंगे तो आपको पहला पैराग्राफ will be specifically speaking about the integrated development of a child through co and extracurricular activities. You will speak about academics, not only dealing with the mind power, with the lessons, but the co-curricular activities are basically shaping out the personality of a child. Academics is not necessarily the learning of the textbooks. Academics is basically a combined effort to develop a child in such a manner that he is intelligently and amicably able to face all the challenges of life, all the activities of life. Not only that, co-curricular activities provide a platform for the participants to learn the art of losing, to face the defeat with their head held high, and to accept their victories with humility and humbleness. ठीक है, they assist in the complete development of a child's mind and body. Apart from them, सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे furthermore, ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस डाल के furthermore they are focusing more attentively towards the individuality of a child. A child must have some individual qualities that make him different from the rest of the students. So, in order to accept the diversity of life, in order to accept the individuality of each and every student, these co-curricular activities provide a very healthy platform. यह आपका सेकेंड पैराग्राफ है, और जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा वो ये होगा। मैंने इसलिए डिफरेंट इंक्स यूज़ की हैं, हेल्पिंग वर्ड्स लिख दिए हैं और आपको स्पेसिफिकली बता दिया है तो आपको क्लियरिफाई हो जाए कि किस तरह से करना है।
Third paragraph, you will now speak about that the schools nowadays believe in learning by doing, learning by living, and learning without tears. So it's not a competition, it's not a rat race. People should not be in competition with each other so much so that they are going to be marked for their learning abilities. Each and every child has some qualities in him or her. So they should be marked, they should be awarded on the basis of their individual qualities, not on the basis of what और how much they can learn from the academics. बहुत ही common एक picture है जिसमें हाथी, मछली, खरगोश और हिरन और monkey, इन सब से कहा गया है कि we will mark all of you on your ability to climb a tree, right? So this should not be the academics criterion nowadays. It has become obsolete. The academic criteria nowadays speak about individuality. Whoever is best in whatever is highlighted, appreciated, and the child is encouraged to follow or pursue that specific career, that specific lifeline in which he is good at. So this was your essay on co-curricular activities. Let's move on to exercise C of your writing skills. जी बेटा, एक्सरसाइज सी आर 2 एप्लीकेशंस आपके साथ साथ मैं लिखती हूँ, एप्लीकेशंस में साथ साथ फॉलो करो. कुछ हेल्पिंग वर्ड्स लिखूंगी, आपका पैटर्न कंप्लीटली लिखूंगी और आपने मेरे साथ इसको देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है. सबसे पहले आपने पूछना है अपने प्रिंसिपल से कि टू अरेंज अ स्पोर्ट्स वीक. ठीक है, तो आप कहाँ से लिखेंगे? आप यहाँ से लिखेंगे 2, the principal allied school and the campus, whatever campus you are in, ठीक है, and the city. I'm writing Lahore, you can write any city you live in. And then comes your subject. In subject, you will say that request to arrange a sports week. ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे sir या madam, whoever is the principal of your school. You're not going to write dear because it is formal application. It is requested. You are going straight away towards what you want to say, and you will say it is requested that we, the students of class 10, are done with our exams, have given our exams, and we have a week to spare. Since this is our last year in the school, we request you to arrange a sports week. Because sports built in physical and mental growth. We learn the sportsmanship by losing, and we learn how to face the victory with humility and humbleness. Okay, this is how you're going to write. And then you're going to end up with yours obediently. ठीक है, आप उनके स्टूडेंट हो. Yours obediently, X, Y, Z, and the date. The date is going to be any hypothetical date. कोई imaginary date नहीं लिखना, hypothetical date लिखना जो exist करती है, right? Let's move on to the second application. Second application जो आपकी बुक में दी गई है वो है कि आपने application लिखनी है Principal of the Technology College requesting information regarding admission in Associated Degree of Civil Engineering. शुरू आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? To the principal, लेकिन अब आपने allied schools नहीं लिखना.
कॉमा डाल के आपने लिखना है टेक्नोलॉजी कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है लाहौर। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन, इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे सर, ठीक है, या मैडम, whatever sir is okay because we don't know who the principal is, and then you are going to write that it is stated that I have recently shifted to Lahore and I want to take admission in your esteemed college. I have earned A grade or first position in my school exam, and thus I want to know the criteria and the requirements needed in order to take admission in your college, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगेन आप लिखेंगे yours obediently। आप उनके फ्यूचर के स्टूडेंट्स होने वाले हैं तो आप yours obediently ही लिखेंगे, X, Y, Z and a date which should be hypothetical, यानी कि 12 महीनों के अंदर की कोई डेट जो 30 या 31 दिनों के अंदर हो, unless and until you want to write about February which can have 28 or 29 days. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the objectives and the writing skills of Unit 7. Little by little one walks far. कॉपी डाउन कर लो, अपने ऑब्जेक्टिव रजिस्टर में लिख लो, हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो, और जब तक कि मैं आपको दोबारा ना मिलूं मुझे दुआ में याद रखो, सबको, ठीक है, पूरी दुनिया को। और पढ़ते रहो, अपना रिवीजन स्केड्यूल फॉलो करते रहो। अल्लाह हाफिज।